अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करूंगा चूज़ों की ब्रूडिंग के वाले से। सबसे पहले तो हम जब फ्लाक को सेल करते हैं या जब हमने नया फ्लाक डाला हुआ है या बिल्कुल पहली मर्तबा हमने फार्म बनाया है, तो उस वक्त हम फार्म की तैयारियां करते हैं। तैयारी करने से पहले मुकम्मल तौर पे उसकी जरासीम कुशी करते हैं। फिर उसके बाद हम फार्म की मुकम्मल तैयारी करते हैं, चाहे हम अपने पास 50 चूज़े मंगवाएं या 150 चूज़ा या 5000 चूज़ा मंगवाएं, जितना भी आप चूज़ा मंगवाएं। सब की तैयारी का प्रोसेस एक ही है, तैयारी का अमल एक ही होता है, और उसके बाद जो ब्रूडिंग होती है, ब्रूडिंग का अमल भी एक जैसा ही होता है। तो ब्रूडिंग में हम करते क्या है कि जैसे ही हम चूज़ा प्लेस करते हैं, चूज़ा प्लेस करने से पहले यानी डालने से पहले हम चूँकि चूज़े का जो पंजा होता है, जो नीचे की जानब उसका हिस्सा होता है, टांगों के सबसे नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पे वो बहुत नाजुक होता है। उसको हमने बचाना होता है ताकि वो ज़ख्मी ना हो, उसके अंदर चंडियाँ वगैरह ना बने। तो उसके लिए हम नीचे की जानब एक ब्रूडिंग पेपर बिछाते हैं। अगर ब्रूडिंग पेपर ना लाएं, अपनी कास्ट को कम करना चाहें, तो उसके लिए हम नीचे के अखबारें बिछाते हैं या कोई ऐसा मटीरियल रखते हैं कि उसके नाजुक पंजे ज़ख्मी ना हों चूज़े के। फिर उसके बाद हम जो खुराक और पानी के बर्तन रखते हैं, वो भी इस अंदाज़ में रखते हैं कि शेड के अंदर चूज़े को भागने दौड़ने की जगह मिले। क्योंकि खुराक खाने और पानी पीने के अलावा आपको शेड के अंदर उसे जगह देनी है ताकि वो उसके अंदर चले फिरे भी, घूमे फिरे, वो उसके अंदर एक्सरसाइज करे। जितनी ज़्यादा वो वर्जिश करेगा, उतनी ज़्यादा उसके अंदर वो जो पहले से जर्दी मौजूद होती है, चूज़े के अंदर जर्दी होती है, जो वो अपनी माँ के ज़रिए लेके आता है, माँ से लेके आता है। जब वो अंडे से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले उस जर्दी का जिस्म में हल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जर्दी टाइम पे जिस्म में हल नहीं होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन बनता जाएगा, इकोलाई बहुत ज़्यादा बनता जाएगा। तो ये जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, चाहे आपके पास छोटा सा फार्म हो या बैकयार्ड चिकन रेजिंग कर रहे हो, आप लेयर रखी हो या ब्रायलर रखा हो, शुरू में आपने ये सारे प्रोसेसेस करने हैं, ये सारे अमल करने हैं आपने। हीट का सोर्स बाकायदा होना चाहिए, उसमें गर्मी का मुकम्मल एक सोर्स होना चाहिए। दरमियान में छोटे छोटे से पेंस बना लें, खाने बना लें, वहाँ पे आप हरारत का ज़्यादा सोर्स रखें, चाहे वो किसी हीटर के ज़रिए रखें या वहाँ पे ज़्यादा बल्ब लगा लें। जितने ज़्यादा बल्ब आप 100 वाट के उसके अंदर लगाएंगे, वो भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हरारत की वजह बनते हैं। तो आप शेड के अंदर घूमेंगे, अपने लड़कों को शेड के अंदर रखेंगे। उनका काम क्या होगा कि जो चूज़ा सही तरह से हरकत नहीं कर रहा, जो लूला है, जो लंगड़ा है, जिसकी टांगें साइड को फैली हुई हैं, या जो खाने में शर्मा रहा है, या जो खाने तक, खुराक तक या पानी तक नहीं पहुंच रहा, उसको वो पकड़ें। पकड़ के वो उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके आएँ। वहाँ पे उसको वो ज़्यादा हरारत दें। अपने पास वो छोटी छोटी सी सिरिंजें रखी हों, उन सिरिंजों के ज़रिए आप उनके मुंह में पानी डालते जाइए। जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे चूज़े हैं, जिनको हम सी ग्रेड चूज़े भी कह सकते हैं, या जो सफ़र के दौरान जो तनाव होता है, ये सफ़र के तनाव को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते। इनके लिए नीचे की जानब आप फीड रखते हैं, इनको आप ट्रीट करते हैं, मुंह में पानी डालेंगे, मुंह में खुराक डालेंगे, ये हाथ से पकड़ के इनको हरारत के बिल्कुल करीब लेके आएंगे। जैसे जैसे आप इनको हरारत के करीब लेके आएंगे, जितनी ज़्यादा इन्हें हरारत देंगे, क्योंकि हरारत एक ज़िंदगी है, तो जितनी ज़्यादा हरारत देते जाएंगे, उतना इसका जो जिस्म के अंदर जो रेट है, जो हरारत का रेट है, वो थोड़ा बढ़ता जाता है। क्योंकि शुरू में चूज़े को बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा उसको हरारत देंगे, कम अज़ कम 35 से 36 डिग्री हम टेम्परेचर उस चूज़े को पहले दिन देते हैं। फिर उसके बाद जब उसका दूसरा दिन आता है, तो आधा डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं। तीसरे दिन मज़ीद आधा डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं। साइडों पे आपके जो वो लगा होना चाहिए, टेम्परेचर मीटर लगे होने चाहिए। उन टेम्परेचर मीटर से आप टेम्परेचर देखते रहें, दर्जा हरारत देखते रहें। आपने चिक्स की मूवमेंट को देखना है कि चिक्स की मूवमेंट किस तरह की है। नीचे की जनाब जो ब्रूडिंग पेपर है, वो अगर ख़राब हो गया तो उसको बार बार आप तब्दील करेंगे। आप जो अपने फीडर ट्यूब्स रखी हुई हैं या जो अपने ड्रिंकिंग सिस्टम रखा हुआ है, आपने छोटे छोटे बेबी डॉल्स रखे हुए हैं, उनके अंदर आप पानी के लेवल को चेक करेंगे। पहले दिन में हम चूज़े को इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज या मल्टीविटामिन्स वाला पानी देते हैं। उनकी हमने योग को डिज़ॉल्व करना होता है, इसलिए ये आप देख रहे हैं कि उनको भागने दौड़ने के लिए जगह दी गई है। तो ये जैसे ही आप उसको ग्लूकोज और मल्टीविटामिन्स वाला पानी देते हैं या ओआरएस देते हैं, ओआरएस किस लिए देते हैं, ताकि जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ताकि अगर पानी की कमी उसमें हो गई है हैचरी में निकलने के बाद, फिर उसके बाद टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, जंटा लगता है, फिर उसके बाद वो सफ़र करता है। तो इतना कुछ करने के बाद अगर उसमें किसी किस्म का वो डिहाइड्रेशन हो गई या पानी की कमी हो गई, तो उसको पूरा किया जाए। फिर थोड़ी देर के बाद हम चूज़े की उसको हम गुड़ वाला पानी पिलाते हैं, उसकी फ्लशिंग करते हैं, ताकि इसकी जो अंतड़ियाँ हैं, वो जो इसके पोटे हैं, जो इसकी खुराक वाली नाली है, वो अच्छी तरह से वाश हो जाए। उसमें किसी किस्म का कोई जहर है तो वो उससे बाहर आ जाए, और उसकी जो वेंट है जहाँ से वो बिठें करती है, वो वाला हिस्सा उसका मुकम्मल तौर पे खुल जाए। अगर चूज़े की आपके पास जब भी चूज़ा आता है, आपने ये लाजमी देखना है कि इसकी जो नेवल है, ये मुकम्मल तौर पे ज़ख़म इसका भर गया है या अभी तक इसके वो ज़ख़म इसके ऊपर मौजूद है। तो इस तरह का चूज़ा अगर तो उसकी नेवल सही तरह से नहीं भरी, तो इसका मतलब है हैचरी वाले ने वो चूज़ा ज़रा जल्दी निकाल दिया है। उसका टाइम 504 घंटे से 510 घंटे टाइम उसने बाकायदा पूरा नहीं किया। उसके अलावा आपने उसकी वेंट देखनी है, पिछला हिस्सा अगर वो बंद है
तो चूज़े का जो पेट है वो फूलना शुरू हो जाता है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो हमें बाज़ क्या करना पड़ता है कि हम चूज़े को पकड़ के उसकी वेंट को खोलते हैं। खोलने का तरीका क्या होता है कि साइडों पे 2 उँगलियाँ रखते हैं, उसको वेंट की जानब यानी कि पीछे की जानब प्रेस करते हैं और फिर उससे बीट पिचकारी मार के बाहर की जानब निकलती है। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि आपने चूज़ा जैसे ही आपके पास आए, आपने उसमें से कुछ परिंदों का वज़न लाज़मी करना है, ताकि आपको पता चले कि आपके पास जो चूज़ा आया वो किस वज़न का है। कम से कम जो पहले दिन पे चूज़े का जो वज़न होना चाहिए वो 36 से 37 ग्राम होना चाहिए। फिर उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतरीन होती है। वज़न निकाल के फिर उसके बाद आप उसकी यूनिफ़ॉर्मिटी निकालें। यूनिफ़ॉर्मिटी निकाल के आपको पता चलेगा कि कितना बराबर का फ्लाक आपके पास आया है, कितना यूनिफ़ॉर्म फ्लाक आपके पास आया है। अगर यूनिफ़ॉर्मिटी उसकी कमज़ोर है, वज़न उसका कम है, तो इसका मतलब है आपके पास A1 क्वालिटी का अच्छा चूज़ा आपके पास नहीं आया। ये आपको दोबारा फार्मर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपने 2% इजाफ़ी चूज़ा उससे लेना है लाज़मी हर हाल में। लेकिन वो 2% चूज़ा जो उसको आपको दे वो ये ना हो कि वो भी B ग्रेड या C ग्रेड चूज़ा हो, तो वो भी फार्म पे आएगा और वहाँ पे वो आके मरना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा जब आप उसकी फ्लशिंग कर लेते हैं तो फ्लशिंग के कम से कम 4 घंटे के बाद आपने इसमें कोई ना कोई अच्छा एंटीबायोटिक का कोर्स लाज़मी देना है अपने बर्ड को। एंटीबायोटिक्स उसके लिए इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि चूज़ा एक अपना माहौल तब्दील करके आया होता है। पहले वो 21 दिन अंडे के अंदर, फिर उसके बाद वो हैचरी के अंदर हैचरी का माहौल देखता है, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग का यानी गाड़ियों वाला, फिर उसके बाद वो फार्म पे आता है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा माहौल तब्दील हुआ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। उन बैक्टीरिया को अपने ख़त्म करने के लिए अच्छी सी एंटीबायोटिक्स चलानी है उसके अंदर। वो आप रेस्पिनल 50 की सूरत में चला लें, टिल्मिकोसिन चला लें, एरिथ्रोमाइसिन चला लें, डॉक्सी चला लें, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट आपने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है वो आपने चलानी है। तो अगर आपके फ्लाक की जो आपके पास फ्लाक आया है तो अगर वो उसकी यूनिफ़ॉर्मिटी 100% है यानी कि 100% आपका चूज़ा बराबर है, एक जैसा है और आपने उसकी ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी कर ली है, तो अब आगे आपको फ्लाक चलाने में इतने मसाइल नहीं होंगे। वो वाला फ्लाक आपका बेहतरीन चलेगा, सबका फ़ीड इनटेक एक जैसा होगा, सबका वाटर इनटेक एक जैसा होगा। कोई भी आप स्ट्रेस देंगे उसको, कोई भी अगर आप उसकी डिबीकिंग करते हैं, चूंचे काटते हैं यानी कि, या फिर आप उसकी डबिंग करते हैं, मुर्गे की कलगी काटते हैं, उस दौरान फिर जब आप अपने चूज़े की ग्रेडिंग कर रहे होते हैं उस दौरान जितने भी स्ट्रेसेस होंगे उन सब में ये उसका मुकाबला करेगा। और फिर जब आपका फ्लाक बड़ा होता जाता है, आपने उसमें से अगर तो आपने अंडे वाली मुर्गी रखी हुई है, उससे आप फर्टाइल अंडा लेना चाहते हैं, तो जब मुर्गा होगा, मुर्गे का आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। ये पीछे की जानब मैंने इसका एक छोटा सा आपको उभार दिखाया है। ये मुर्गे का उभार ये शो करता है कि इसके अंदर जो ताकत है क्रॉस करने वाली, फ़ीमेल के साथ, मुर्गी के साथ क्रॉसिंग वाली, ये बहुत अच्छी ताकत है। तो ये फ्लाक जैसे जैसे आपका बड़ा होता जाएगा, रेज़ होता जाएगा, आपने इसमें देखना है कि सारी की सारी मुर्गियाँ बराबर होनी चाहिए। खुराक और पानी वाले बर्तन इनके अंदर बिल्कुल आपने बराबर रखने हैं। शुरू से जो फार्मर जिसने अपने फ्लाक को यूनिफॉर्म कर लिया, सारी वैक्सीन्स उसके ऊपर अप्लाई कर ली, एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल पे कर लिया, अपने टाइम पे उसने फ्लशिंग की उसकी, अपने टाइम पे 1 महीने आपने एंडी लासोटा अपनी मुर्गियों को पिलानी है और उससे अगले महीने आपने MA5 क्लोन 30 पिलानी है। जो MA5 क्लोन 30 होती है उसमें दरअसल दोनों वैक्सीन इकट्ठी होती हैं, एनडी की और IB की। ये दोनों वैक्सीन इकट्ठी होंगी और फिर शुरू में तो आप छोटी छोटी फीडर ट्यूब्स रखते हैं। तो जैसे जैसे परिंदा बड़ा होता जाता है वो फीडर ट्यूब्स की जगह आप बड़े बर्तन रखना चाहते होते हैं, क्योंकि बड़ी मुर्गी को बड़े बर्तन से खुराक चाहिए होती है। वो बर्तन आपने आस्ता आस्ता ऊपर उठाते रहना है, यानी कि वो ज़मीन से उसका लेवल थोड़ा ऊपर करना है जैसे जैसे आपका परिंदा बड़ा होता जाए। इससे क्या होगा कि मुर्गी अपने पंजों पे हो के खुराक को और पानी को अप्रोच करेगी, उसे खाने पीने की कोशिश करेगी और उसके जो मसल्स हैं, जो पट्ठे हैं, जो हड्डियों की ताकत है वो बेहतरीन बनना शुरू हो जाएगी। उनमें ताकत ठीक आएगी। जो अंडा बनाने वाली जो ओवरी है उसकी शक्ल ठीक बनेगी और अंडे का बेहतरीन साइज़ और शक्ल निकलेगी बाहर। और हर हफ़्ते जो है ना इसके वज़न का आपने लाजमी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने हर हफ़्ते वज़न अचीव नहीं किया तो इससे क्या होगा कि जब आपकी मुर्गी अंडे पे आने वाली होगी, कुछ बर्ड आपके अंडे पे आ जाएंगे और कुछ बर्ड पीछे रह जाएंगे। जो बर्ड पीछे रह जाएंगे वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त लेंगे, आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत उनके ऊपर लगेगी, आपका पैसा भी लगेगा। तो इसलिए जो ना बार बार कहता हूँ कि आपने पूरा फोकस रखना है कि फ्लाक बिल्कुल एक जैसा हो। और वैक्सीन्स जो जो टाइम पे आती हैं वो वैक्सीन्स आपने लाजमी अप्लाई करनी है। आपके फार्म के इर्द गिर्द जो दूसरे फार्म हैं उन पर आपने ख़ास नज़र रखनी है कि उन फार्मों के ऊपर कोई किसी किस्म की बीमारी तो नहीं। और फार्म की बायोसिक्योरिटी को आप इतना टाइट रखेंगे, इतना मजबूत रखेंगे कि आपके फार्म के ऊपर कभी कोई जरासीम ना आए। हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर आपने फार्म के ऊपर मैनेजमेंट अच्छी रखी हुई है, बायोसिक्योरिटी टाइट रखी हुई है, अच्छी रखी हुई है, तो आपके फार्म के अंदर से जरसूमे कभी नहीं आएंगे, हमेशा बाहर से जरसूमे आएंगे। और वो जरसूमे फ़ीड के ज़रिए आ सकते हैं, आपसे जो मुलाकात करने के लिए बंदे आ रहे हैं उनके ज़रिए आ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, अंडा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उनके ज़रिए आ सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रूडिंग का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, कोई भी फार्मर ब्रूडिंग करना चाहेगा, इसको अप्लाई करेगा अपने फार्म के ऊपर, तो उसके चिक्स की स्टार्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप सबका अल्लाह हामी नासर हो।